हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया और आज हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कवर करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में ये पूरी वीडियो नहीं है, इसका कुछ पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इस टर्म को समझने के लिए पहले हम बैक में चलते हैं, सबसे पहले की बात समझते हैं। सबसे पहले की मतलब कि जब हमारी कंट्री स्टार्ट हुई रन करना तो हमने कैसे क्या किया। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में तीन पिलर हमारे माइंड में जो आए, जिनसे हम अपनी कंट्री को रन करने की सोचे, वो थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का हमें पता है काम क्या है, लॉ मेक करना, लॉ को फ्रेम करना। ओके, तो लेजिस्लेचर क्या करेगा, लॉज को फ्रेम कर देगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। लॉ फ्रेम हो गए, लॉ इम्प्लीमेंट हो गए, फिर जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी का काम है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली फ्रेम किए गए हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे, क्या ये वैलिड है क्या नहीं है, कहीं ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल तो नहीं कर रहे लॉज जो बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं चेक करने का काम जुडिशरी का है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये जो लॉज बनाए गए हैं इसको इंटरप्रेट करने का भी काम किसका है, जुडिशरी का है। ओके, तो इन तीन ऑर्गन से हमारी कंट्री रन हो रही है, ये तीन पिलर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात आती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम देखने वाले हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है। तो अगर जैसे एग्जांपल है एग्जीक्यूटिव, वैसे एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोल दिया गया कि भैया हेलमेट लगाना कंपलसरी है और आप ट्रिपलिंग नहीं कर सकते। ये लॉज बना दिए, लॉज फ्रेम कर दिए, लॉ में लिख दिया गया। अब लिख दिया गया, किसी को तो आना पड़ेगा आगे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तब आते हैं हमारे रोल में एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब कि उसको रन करवाना, उसको अप्लाई करवाना। भाई जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्या वो बुक्स पर लिखे हुए लॉज काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये जो लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी रहती है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्वासी जुडिशियल और क्वासी लेजिस्लेटिव होती है। हम बोल सकते हैं नेचर में ये क्वासी जुडिशियल और क्वासी लेजिस्लेटिव होती है। व्हाट डज इट मीन, क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है, क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब है क्या है। तो क्वासी जुडिशियल मतलब ये इनके पास कुछ पावर है जुडिशरी वाली, मतलब जुडिशियल पावर है इनके पास कुछ, लेकिन क्या ये कंप्लीटली कोर्ट की तरह एक्ट करने वाले हैं, तो नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। सिमिलरली अगर हम क्वासी लेजिस्लेटिव की जब हम बात करेंगे, यानी कि ये लॉज तो फ्रेम करने वाले हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की। अभी हमने देखा भैया एग्जीक्यूटिव का काम है इंप्लीमेंट करना, लेकिन अब भी हम समझ रहे हैं कि नहीं, कभी कभी ये जुडिशरी का काम भी करेंगे, इनके पास जुडिशियल पावर आ जाएगी। कभी कभी ये लेजिस्लेटिव का काम करेंगे, ये लॉज भी फ्रेम करेंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या आज तक कभी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लॉज फ्रेम किए गए हैं। तो इसका एक सबसे लाइक प्रोमिनेंट हम एग्जांपल ले सकते हैं, दिल्ली में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आया था। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई आपको इस पर्टिकुलर डे के दिन आपकी जो ऑड नंबर की गाड़ी होगी, मतलब जो नंबर प्लेट है जिसमें ऑड अगर नंबर है लास्ट में, दैट मीन्स आप उस दिन रन करोगे, उसके ऑल्टरनेटिव डेज में ऐसे आप रन करोगे। ये कुछ लॉज फ्रेम किए थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने फ्रेम किए थे, ना कि लेजिस्लेटिव ने। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं भाई, आपको लेजिस्लेटिव पावर इनको क्यों देनी है, लेजिस्लेटिव क्यों नहीं कर सकते ये काम। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर है भाई, लेजिस्लेटिव जब कोई भी लॉज को फ्रेम करती है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें राज्यसभा में पास करना है, उन्हें लोकसभा में पास करना है। सिमिलरली हम जब स्टेट लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही प्रोसेस की जाती हैं, है ना। और फिर है ना बहुत सारा क्या रहता है, लेंदी प्रोसीडिंग रहता है, मतलब एक लॉ को पास करने के लिए सालें लग जाती हैं, मंथ्स लग जाते हैं, या तो कभी कभी इतनी सालें निकलने के बाद भी लॉ पास नहीं हो पाता।
जैसे कि जीएसटी की बात करें, जीएसटी कांग्रेस गवर्नमेंट में आने वाला था, उस टाइम पे वो पास नहीं हो पाया, देन वो फिर कब आया, बीजेपी गवर्नमेंट में आया। तो इन टोटल हम ये देख पा रहे हैं कि लॉज को तुरंत इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तुरंत फंक्शन में लाने के लिए हम एग्जीक्यूटिव को कुछ पावर्स दे देते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि जब एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ फ्रेम करता है तो पहले गवर्नमेंट उसको चेक कर लेती है कि भाई आपने जो बनाया है, आपने जो किया है, आपने अपनी अथॉरिटीज़ के अंदर किया है, आपको जितनी पावर दी थी वो उतने ही की, ऐसा तो नहीं है आपने एक्स्ट्रा पावर ले ली, डिस्क्रिशन का मिसयूज़ तो नहीं कर लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, यहाँ से ट्रिब्यूनल का वर्ड समझ लोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल समझ में आ जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने समझ लिया है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्म ट्रिब्यूनल को। तो आइए देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भैया जुडिशली फंक्शन कर सकते हैं, इम्पोजिशन ऑफ फाइन कर सकते हैं। भाई जैसे मान के चलो आप नहीं गए, ठीक है, आप है ना हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हो, आप पे फाइन हो जा रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन है ना, कि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके तरीके हैं इम्प्लीमेंट कराने के, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, साथ में ये जुडिशियल फंक्शन भी है। कैसे कि जब आप ट्रिब्यूनल्स में जाओगे आपने काम नहीं किया उस चीज़ को, जब क्रॉस चेक वगैरह हो जाएगा आप पे फाइन लगा दिया जाएगा कि नहीं भाई आप गलत थे, आप पे फाइन लगा दिया। तो कुल मिला के ये क्या कर रहे हैं, ये जुडिशियल फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहे हैं, जुडिशियल पावर को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम समझ रहे हैं कि भैया जो एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है एक्चुअल में। अभी तक हमने जो पढ़ा बचपन में कि भाई एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराएगा, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराएगा, नहीं। एग्जीक्यूटिव कभी कभी जुडिशियल पावर को भी इंजॉय कर रहा होगा, कभी कभी लेजिस्लेटिव पावर को भी इंजॉय कर रहा होगा। राइट नाउ हमारा फोकस है ट्रिब्यूनल टर्म को समझने के लिए। अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल टर्म की, तो ये कहीं भी प्रीशियसली डिफाइन नहीं है, साइंटिफिकली कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। अब प्रीशियसली डिफाइन नहीं है, साइंटिफिकली डिफाइन नहीं है से क्या मतलब है कि भैया ये प्रॉपरली इसकी कहीं डेफिनेशन नहीं मिल जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको इजीली डेफिनेशंस वगैरह में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की, है ना, अगर मैंने प्रॉपर्टी टर्म लिया है तो प्रॉपर्टी टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको डिफाइन कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन इस ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये कहीं डिफाइन नहीं किया, किसी लॉ में डिफाइन नहीं किया, तो इसको कहीं भी साइंटिफिकली डिफाइन नहीं किया, प्रीशियसली डिफाइन नहीं किया गया। बट अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलें, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है सीट और बेंच, जहाँ पर जज या जजेस बैठे हों कोर्ट में, ठीक है। वो सीट, वो बेंच कोर्ट की जहाँ पर जज और जजेस बैठ जाते हैं, उसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो भाई कोर्ट को भी तो ट्रिब्यूनल ही बोल सकते हैं ना उस हिसाब से, कि कोर्ट में भी क्या होता है, कोर्ट में आप देखोगे कि वहाँ पर सीट्स होते हैं, वहाँ पर जजेस बैठते हैं, यानी कि कोर्ट ही ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ही कोर्ट है। ऐसा हो सकता है क्या, सिमिलर है क्या, एक दूसरे जैसे हैं क्या? नहीं, एक्चुअल में ये जो मीनिंग है ये काफ़ी काफ़ी क्या है, वाइड है, वाइड है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर सेम ही चीज़ होते तो हम दो क्यों टर्म यूज़ कर रहे होते लॉ में, क्योंकि लॉ में हर एक टर्म की अपनी एक वैल्यू है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ट्रिब्यूनल क्यों यूज़ किया, कोर्ट क्यों नहीं यूज़ किया अगर सेम होते? तो इट्स लाइक ये बहुत ज़्यादा वाइड उसको स्कोप दे रहे हो आप इस मीनिंग के थ्रू, ठीक है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह के केस में ये बताया गया कि जो ट्रिब्यूनल टर्म है, जो कि आर्टिकल 136 में यूज़ किया गया है, उसका वो मतलब नहीं है जो कि कोर्ट होता है। मतलब यानी कि हम ये बोल सकते हैं, जैसे ये हमारा कोर्ट है, ये सर्कल हमारा क्या डिपिक्ट कर रहा है, कोर्ट डिपिक्ट कर रहा है। इस कोर्ट में छोटा सा हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रिब्यूनल है। यानी कि कोर्ट बट इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट, मतलब कि ये कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की एम्बिट में ही आता है, ठीक है, उसके अंदर ही आता है, लेकिन वो कोर्ट नहीं है, ठीक है। ये हमें किस में बताया गया था, दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस रघुराज सिंह के केस में बताया गया था। क्या है आर्टिकल 136? तो इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन देख लेते हैं, कहाँ पर हमें ट्रिब्यूनल के बारे में पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल टर्म को यूज़ किया गया है ना, तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि एक्चुअल में ट्रिब्यूनल टर्म क्या है।
अभी तक ये समझ में आ गया, कुछ तो सिमिलर टाइप का कोर्ट जैसा ही है, लेकिन हम एग्जैक्टली कोर्ट नहीं बोल सकते उसको। कोर्ट के विद इन एम्बिट में आता है, विद इन स्कोप में आता है ट्रिब्यूनल, लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं हो सकता, कोर्ट ट्रिब्यूनल कहलाया जा सकता है। ओके क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स में, प्रोसीजर एंड ऑल के बारे में हम जब बात करेंगे। अभी हम आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, ये स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 227 की बात करते हैं तो ये हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 क्या पावर दे रहा है कि भाई आप ग्रांट कर सकते हो स्पेशल लीव, किस चीज़ के लिए? जो भी ट्रिब्यूनल ने, इंडिया के किसी भी ट्रिब्यूनल ने अगर कोई जजमेंट पास किया है, कोई भी ऑर्डर पास किया है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसके लिए वो स्पेशल लीव को ग्रांट कर सकते हैं। सिमिलरली 227 की जब हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट के पास सिमिलर पावर है, लेकिन डिफरेंस क्या है भैया? सुप्रीम कोर्ट किसी भी ट्रिब्यूनल जो इंडिया में है उस पर एक्शन ले सकता है, लेकिन हाई कोर्ट विद इन द टेरिटरी ले सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली का हाई कोर्ट यूपी के किसी ट्रिब्यूनल पर एक्शन ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली के ही ट्रिब्यूनल पर एक्शन लेगा। ओके तो यही हमने बोला। आगे हम बात करें अगर 323A और 323B के बारे में, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें बोला है कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही जो सेंट्रल के लेजिस्लेचर है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, वो क्या कर सकता है? हैज़ टू ऑथराइज, वो ऑथराइज है, मतलब कि उसको पावर दिया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड देयरिन। मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव के पास पावर है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 323A 323B कि वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड टॉपिक फॉर द डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट और एडजुडिकेशन। ओके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए और एडजुडिकेशन के लिए, मतलब कि उसको जज करने के लिए। एडजुडिकेशन मतलब क्या है? जज करना, उसको है ना डिसीजन देना उस पर, ठीक है। तो उस एडजुडिकेशन के लिए, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकती है ये हमारा लेजिस्लेटिव एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव। ओके ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल के बारे में कहीं बात नहीं की गई है तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम इन डेफिनेशन से, इन टर्मिनोलॉजी से जो यूज़ की गई है किसी रेफरेंस के थ्रू, तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में तो आ गया कि भैया एक कोर्ट है, अभी एक कोर्ट है, बस उसका प्रोसीजर कोर्ट से काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। किसी स्पेसिफाइड टॉपिक के लिए ही वो स्टेब्लिश करने वाले हैं, जैसे कि इनकम टैक्स का रहता है ना ट्रिब्यूनल, तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है ना। क्या इनकम टैक्स वाला आपके किसी दूसरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। तो ये हमें समझ में आ गया। लेकिन कोर्ट में ऐसा होता है क्या कि वो जैसे मान के चलो क्रिमिनल केस में भी वो भी कौन सा करेगा? नाइफ स्टैबिंग के केसेस जो रहेंगे या फिर मर्डर के जो केसेस रहेंगे क्रिमिनल केस में, हम सिर्फ वही लेंगे। अरे क्रिमिनल केसेस में तो थेफ्ट भी आता है ना, ट्रेसपास भी आ जाता है, और वो सिविल केसेस में भी आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या रहता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट से डिफरेंट रहता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें अगर ट्रिब्यूनल की, जो कि यूज़ किया गया था आर्टिकल 136 और आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज दैट इट इज़ अ एजुकेटिंग अथॉरिटी, मतलब कि ये कोर्ट की तरह की सही है, ठीक है, बेस्टेड विद जुडिशियल पावर अंडर द स्टैट्यूट। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं? डिसीजन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये कोर्ट है? नहीं, ये कोर्ट नहीं है, ठीक है। इनको कोर्ट की टर्मिनोलॉजी से आप सिमिलर नहीं कंसीडर कर सकते। हाँ माना ये जुडिशियल पावर को एंजॉय कर रहे हैं, पर ये कोर्ट नहीं है। ओके लेकिन फंक्शन कैसे हैं? जजमेंट पास करना, ऑर्डर डिक्री वगैरह देना, लेकिन इनकी पावर क्या है? सबड्यू है,
ठीक है, दबी हुई हैं किसके अंडर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 136 के अंडर और आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिक डेवलपमेंट की कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ज़रूरत पड़ी। जब हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट एग्जिस्ट कर रहे थे तो ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम देखें हिस्टोरिक डेवलपमेंट में तो हम देखेंगे कि रैपिड ग्रोथ हुई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 20th सेंचुरी में, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट में कोई भी ट्रिब्यूनल्स नहीं थे। क्या बोला गया? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स डेवलप होना स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा स्पीडीली 20th सेंचुरी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट में कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं था। अगर हम अकॉर्डिंग टू वेट बात करें तो कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड एक्सरसाइज, ये हमारा एक ट्रिब्यूनल है जो कि जिसके पास जुडिशियल पावर थी। कब से? मोर देन 3 सेंचुरीज एगो। आज से हम तो 300 साल पहले चले जाएं तो उस टाइम पर भी ये वाले ट्रिब्यूनल्स होते थे। जैसे कि अगर हम टैक्स ट्रिब्यूनल्स की बात करें, ये 18 सेंचुरी में ही डेवलप हो चुके थे। यानी कि हमें दिख रहा है कि भाई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था इनका। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सिर्फ 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ 20th सेंचुरी से रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ? ट्रिब्यूनल्स क्रिएट होना स्टार्ट हुए। क्यों हुए? क्योंकि वेलफेयर बेनिफिशिएंट लेजिस्लेशन के अंडर, मतलब कि जो लेजिस्लेचर था उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई। वो चाहते थे कि स्टेट कैसी हो जाए, वेलफेयर सोसाइटी बन जाए, वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट करना, स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। ओके, अगर जैसे मान के चलिए उससे पहले क्या होता था? उससे पहले एक्चुअल में पुलिस स्टेट हुआ करते थे, है ना। वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुई कंट्रीज, ठीक है, वैसे वैसे जो फंक्शनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, है ना। इसी रीज़न से एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ थी उनको एक्स्ट्रा पावर्स दी गई कि आप चलो ट्रिब्यूनल्स का काम भी कर लो, लेजिस्लेचर का काम भी कर लो। रीज़न ये था ना कि लेजिस्लेचर के पास बर्डन बहुत आ गया था, लॉज बनाने हैं, सब कुछ करना है एंड ऑल, ठीक है। ऐसे ही जुडिशरीज के पास भी बहुत सारा बर्डन आ गया था। इसीलिए फिर फाइनली एग्जीक्यूटिव को थोड़ा हमने डिस्क्रिशनरी पावर देना स्टार्ट करी। ओके, तो ये हमने समझा अभी इस पूरे वीडियो में कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्या है। कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्यों है और क्यों आया। क्यों आया? क्योंकि भाई हमने हमारी सोसाइटी को वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। जो फंक्शन थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेजिस्लेचर और जुडिशरी अनेबल थे उनको कोप करने में, उन फंक्शंस पर डील करने में, और इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव को एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करने की पावर दी। ओके, तो आज हम हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और कंटिन्यू करिए आप भी समझने का। इन्हीं टॉपिक्स और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देन प्लीज़ कमेंट ऑन इट।